Hi everyone, this is Khushbu. I have secured AIR 80 in Civil Services Examination 2018 this year. और इस DKT के थ्रू वीडियो के थ्रू today I'll be telling you the strategy for the optional. So my optional was mathematics and this was my second attempt. In first attempt I got 270 marks in the optional and in second attempt I got 326. So I'll be sharing कि जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है 270 से 326 तक वो कैसे हुआ, किस चीज़ के थ्रू हुआ और किस चीज़ ने मुझे हेल्प किया। तो सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि मैंने मैथमेटिक्स लिया ही क्यों। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मैथमेटिक्स इतना लंबा सिलेबस है, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या हम कोई और सब्जेक्ट ले लें। मुझे भी बहुत बार बोला गया जब मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिया था कि आपने क्यों लिया, आपको एक रिवीजन में ही 8-9 महीने लग गए हैं, अगर आप कोई और ऑप्शनल लेते तो शायद आप 3-4 महीने में फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लेते। तो आई वुड से कि जब भी आप ऑप्शनल लेते हैं बहुत फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, आपने प्रॉपर रिसर्च किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो मैंने अपने सीनियर से बात की और उनसे पूछा कि बीइंग एन इंजीनियर कौन से ऑप्शनल मुझे सूट करेंगे, क्योंकि मुझे आंसर राइटिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जीएस में आंसर राइटिंग वो मस्ट है, वो सबको ही करनी है, बट ऑप्शनल आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। उसमें मैं अपनी वीकनेस ऑफ आंसर राइटिंग लेके नहीं घुस सकती। तो उसमें मुझे था मैं किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ जाऊं जो मेरी स्ट्रेंथ बन सके। तो तब मेरे सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि टेक एन इंजीनियरिंग ऑप्शनल या साइंस ऑप्शनल। तो क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑप्शनल में अवेलेबल नहीं था तो मैंने मैथमेटिक्स चूज़ किया। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे सबसे पहले, तो उनसे मुझे देख के ये तो समझ में आया कि शायद मैंने ये मैथमेटिक्स कर नहीं रखा, बिकॉज मैथमेटिक्स मैंने 10+2 तक किया था। उसके बाद कॉलेज में भी मैंने 2-3 कोर्सेज किए बट ज़्यादा नहीं किए। तो जितना यूपीएससी का सिलेबस था उससे ओवरलैप बहुत ही ज़्यादा कम था, तो सब कुछ नया था। 13 टॉपिक्स हैं और बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, तो नया ज़रूर था। बट जब मैंने क्वेश्चंस देखे तो मुझे ये लगा कि इसमें मुझे इंटरेस्ट रहेगा। अगर मैं पैरेलल में जीएस स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो क्योंकि जीएस में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था शुरू में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में, तो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ होगी जब भी मैं अपनी स्टडीज से थोड़ा बोर हो जाऊंगी तो मैं मैथमेटिक्स कर सकती हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा। तो इस रीज़न के चलते भी मैंने मैथमेटिक्स लिया। सेकंड रीज़न जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया, तो मैथमेटिक्स एक बहुत स्कोरिंग ऑप्शन है। आप सबको पता ही है कि मैथमेटिक्स का स्कोर जनरली हाईएस्ट स्कोर्स रहता है, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स रहता है, और इस बार भी आई थिंक 300 से अब कुछ मोर देन 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो इस चीज़ के चलते अगर आप प्रिपेयर करते हैं अच्छे से तो मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़ कि मैथमेटिक्स स्टैटिक है, तो अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रिपरेशन उतना नहीं हो पाया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथमेटिक्स को उतना टाइम नहीं दे पाई लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में सिलेबस सेम ही रहा, तो जो चीज़ बदली वो थी कि मैंने उस टॉपिक को और डेप्थ में जाके किया। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाता है कि कई बार करंट ऐड हो जाता है, तो मैथमेटिक्स का ये प्लस पॉइंट है कि उसमें स्टैटिक रहता है, सारा सिलेबस उतना ही रहेगा हर साल। आप जब भी कुछ नया करोगे वो ऐड ही होता जाएगा, डिलीट कुछ नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये चीज़ सेकेंड मुझे अच्छी लगी मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए मैंने ये लिया। तो यही 2-3 कारणों के चलते मेरा इंटरेस्ट इसमें, स्कोर्स, इसका स्टैटिक पार्ट, कि मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज कर लिया। लेकिन उसके कंपैरेटिवली ये तो मैंने सारे प्रोज बता दिए मैथमेटिक्स के। आई थिंक इट वुड बी अनफेयर टू से कि अगर मैंने कॉन्स नहीं बताए तो मैंने शुरू में बोला था कि मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस है, 13 टॉपिक्स हैं। एक्चुअली आपको फर्स्ट रिवीजन में 8 to 9 मंथ्स लग जाते हैं अगर आप थोड़ा बहुत दिन में कर रहे हो तो, और फिर सेकेंड रिवीजन में आपको और टाइम लगता है क्योंकि आप और प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो। और एक और नुकसान क्या है कि इसका जीएस स्टडीज़ के साथ कोई ओवरलैप नहीं है। तो होता क्या है कि अगर आप कोई ह्यूमैनिटीज़ के रिस्पेक्ट का ऑप्शनल ले रहे हो तो उसका आपको जीएस 1, 2 या 3 किसी के साथ ओवरलैप मिल जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स का कोई ओवरलैप नहीं है। सो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है और आपको इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है।
इस चक्कर के चलते आप जीएस के कुछ मार्क्स लूज डेफिनेटली करते ही हो। ये मेरे सीनियर्स ने मुझे बोला भी था कि अगर आप मैथमेटिक्स ले रहे हो तो ये सोच के लेना कि आपकी जीएस के मार्क्स कुछ जाएंगे, बिकॉज आप मैथ्स पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होगे। लेकिन जब आप मैथ्स पे टाइम दे रहे होगे, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो उतने मार्क्स या उससे भी ज़्यादा मार्क्स आप गेन भी कर लोगे। और वही आई थिंक मेरे साथ हुआ भी। सो प्रोज और कॉन्स को वेट करके, आपके रीजंस को देख के ही आपको ये ऑप्शनल फाइनलाइज करना चाहिए। इन सब पैरामीटर्स को अच्छे से मेजर करना चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए मेरे हिसाब से कि क्या चीज़ आपको सूट करेगी, क्या चीज़ नहीं करेगी। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग सिर्फ यही सुन के कि मैथमेटिक्स स्कोरिंग है, इस चक्कर में मैथ्स ऑप्शनल ले लेते हैं, या बहुत बार ये सोच के कि मैथ्स में कुछ आई डोंट नो जो वर्ड्स यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है, स्केलिंग होता है, इसको सोच के छोड़ देते हैं। सी ये सारे हमारे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड रीजंस होते हैं। प्रॉपर रीजंस वही होते हैं जब हम बैठ के सिलेबस देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ टॉपर्स से बात करते हैं, अपने सीनियर्स से बात करते हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं कि क्या ये चीज़ मुझे सूट करेगी या नहीं करेगी। रही बात नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग की, आई फील कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब मैं ये टर्म नहीं यूज करती कभी नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज आई फील कि अगर आपने क्वेश्चन अच्छा लिया है मैथ्स में, तब भी यू कांट एक्सपेक्ट 10 आउट ऑफ 10 जस्ट बिकॉज आपका आंसर सही है। होता क्या है कि आपने कुछ स्टेप्स मिस कर दिए हों, आपने आंसर को उतना अच्छे से विजिबिलिटी ना दिखाई हो, आपने थोड़ी बहुत बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी हो, तो उस चक्कर में ये हो सकता है कि आपके 10 में से 8 मार्क्स या 9 मार्क्स आ जाए। उस चीज़ को कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन बोल देते हैं, कुछ लोग जनरल टर्म यूज कर लेते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आई वुड से कि एज लॉन्ग एज यूपीएससी आपको कोई फॉर्मल टर्म नहीं दे रहा है, कोई नहीं बता रहा है, तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि पता नहीं क्या स्केलिंग होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। आप सिर्फ ये देखें कि किन फैक्टर्स के चलते आप इसको ले सकते हैं और किन फैक्टर्स के चलते आप इग्नोर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेने के बाद उसके सोर्सेज का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑप्शनल बहुत हद तक आपका रैंक और आपका कैडर डिसाइड करता है। तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि प्रॉपर सोर्सेज क्या होते हैं। सो मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में आई वुड से कि मेरे रिसोर्सेज बहुत मिनिमम रहे हैं। मैंने बुक्स फॉलो नहीं की इन जनरल, मेरा मेनली रिसोर्सेज थे आईएमएस के नोट्स। तो मैं आईएमएस की क्लास स्टूडेंट भी थी, बट कुछ महीने के बाद लाइक आई कुडंट अटेंड ऑल द क्लासेस बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन ईयर चल रहा था और मेरे एग्जाम्स थे उधर। बट मैंने सारे नोट्स सर से ले लिए थे, सारे टॉपिक्स के 13 टॉपिक्स के। तो उसके चलते मैंने क्या किया कि उन नोट्स को बहुत अच्छे से किया। इनफैक्ट अगर मैं आज याद करूँ तो आई थिंक मैंने हर चैप्टर के नोट्स को मोर देन 10 टाइम्स किया होगा अब तक। तो उससे क्या हुआ कि मुझे हर टॉपिक का ग्रास्प अच्छे से हो गया और मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे बुक्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब मैंने नोट्स अच्छे से कर लिए तो मुझसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि मेरा एक डिसेंट स्कोर बन रहा है, और बुक्स के चलते बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता और मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने बुक्स को इग्नोर कर दिया। लेकिन जो फिजिक्स पोर्शन है, जो स्टैटिक्स डायनामिक्स है और फ्लूइड डायनामिक्स है, उन दोनों टॉपिक्स के लिए मुझे लगा कि मैं नोट्स से उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। तो और कुछ टॉपिक्स के मिसिंग भी थे, मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं थे उस चीज़ के। तो उस चक्कर में मैंने कृष्णा सीरीज़ की बुक्स की इन चारों टॉपिक्स के लिए। वो बुक्स भी आपको एंड टू एंड नहीं करनी होती है, सिलेक्टिवली करनी होती है। आप देख लीजिए कि अगर आप जैसे 10 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हैमिल्टोनियन वगैरह, लैग्रांज वगैरह कर रहे हैं, तो उसी का चैप्टर पे जाइए सीधा और उसके क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी और उसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। हर चैप्टर उसमें ज़रूरी नहीं होता, तो वो आपको सिलेक्टिवली देखना पड़ता है। मैंने कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा नहीं करना, इसके लिए 2-3 ब्लॉग्स फॉलो किए थे। एक तो प्रकाश राज पुरोहित सर का ब्लॉग है और एक अतुल प्रकाश सर का भी ब्लॉग है। तो उन्होंने भी बहुत डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि कौन सी बुक में से कौन सा चैप्टर करना है। तो अगर आप किसी चैप्टर की बुक करना भी चाहते हैं, आपको लगे कि उस चैप्टर में आपका वीक एरिया है अभी भी और वो शायद बुक से ही निकलेगा, तो आप उस ब्लॉग को देख सकते हैं चेक करने के लिए कि कौन से चैप्टर्स यूजफुल है और कौन से नहीं है। बाकी जैसे चैप्टर्स है ओडी पीडी के, उनके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि नोट्स में क्वेश्चंस कम पढ़ रहे हैं, तो उन चैप्टर्स के लिए आप बुक क्वेश्चंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो मैं क्या करती थी कि जो एमडी राय सिंघानिया की बुक है, वो इन 2 टॉपिक्स के लिए मैंने सिर्फ उनके क्वेश्चंस किए थे कुछ, और यही मैंने शायद रियल और कैलकुलस टॉपिक के लिए किया था। बाकी टॉपिक्स मैंने मोस्टली नोट से ही प्रैक्टिस करके नोट से ही थ्योरी की थी।
तो ये तो एक सोर्स हो गया विद रिस्पेक्ट टू नोट्स एंड बुक लिस्ट। जो मेरा सेकेंड सोर्स था विच वॉज अगेन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, वो था टेस्ट सीरीज। सो मैंने टेस्ट सीरीज को एज अ सोर्स ही यूज किया था। मैंने वेंकना सर से, IMS में से सर से प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज और इस साल की टेस्ट सीरीज, सारी टेस्ट सीरीज ले ली थी। और मैं जब भी मुझे टाइम लगता था प्रीलिम्स और मेंस के जो बीच में 3-3.5 महीने होते हैं, उसमें जब भी मुझे टाइम लगता था तो मैं एक टेस्ट पेपर उठा के उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देती थी। तो उससे क्या होता था, एक तो मुझे क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा मिल जाता था, एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते थे जो पेपर लेवल के क्वेश्चंस होते थे। और सर की टेस्ट सीरीज की अच्छी बात क्या है कि उसका हर एक का सॉल्यूशन आपके पास प्रेजेंट होता है, तो उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं, आप चेक भी कर सकते हो, टाइम बाउंड मैनर में भी कर सकते हो। बिकॉज मैथ्स में दो चीजें बहुत मैटर करती हैं, एक तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और आपका टाइम बाउंड मैनर होना चाहिए। तो दोनों चीजों में मेरे को टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प किया। तो ये मेरा सेकंड सोर्स था। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लगता है आपको एक अच्छा क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप प्लीज ये टेस्ट सीरीज खरीदिए और इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए, जितना मैक्सिमम पेपर हो सकते हैं उतना। सो नेक्स्ट चीज आती है कि मेरा मैथमेटिक्स की तरफ स्ट्रैटेजी कैसा था। मैंने प्रीलिम्स से पहले कैसा किया, प्रीलिम्स के बाद कैसे किया, या फिर जब पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ तो उसके बाद कैसे किया। सो मैं स्टार्ट करती हूँ कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, तो 2017 तक जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो उस टाइम तक मेरा मैथ्स का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 0 लेवल तक ही था। मैंने क्लासेस लगाई थी बट मैं खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड मेरा ग्रेजुएशन ईयर चल रहा था, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। तो इस चक्कर के चलते मुझे क्लास में समझ तो आता था, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। एंड इसीलिए आफ्टर माय फर्स्ट प्रीलिम्स जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए तो मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो उस टाइम मैंने चैप्टर वाइज करना स्टार्ट किया और मुझे अराउंड 2 to 3 मंथ्स फर्स्ट रिवीजन में ही लग गए, जो प्रीलिम्स और मेंस के गैप होता है। इसी चक्कर में जीएस पे ध्यान नहीं दिया तो मेंस अच्छा नहीं हुआ। बट आफ्टर माय मेंस आई न्यू के इस बार नहीं होने वाला है, बिकॉज वो पता चल जाता है। तो लेकिन तब मुझे था कि मेरा मैथ्स वीक पॉइंट था और मैथ्स की वजह से मैं जीएस पे भी ध्यान नहीं दे पाई। सो मैथ्स को मुझे प्रिपेयर करके साइड पे रखना है नेक्स्ट मेंस से पहले। तो मैंने क्या किया था, नवंबर टू फरवरी, तो अराउंड 4 महीने थे मेरे पास, नवंबर 2017 टू फरवरी 2018, इन 4 महीनों में मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स किया और करंट अफेयर्स किया। तो मैथमेटिक्स में मैंने हर चैप्टर को उसके नोट्स किए, उसकी प्रैक्टिस की और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने क्या किया कि उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक नोटबुक में सॉल्व करके रख लिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत बार बार करने होते हैं, बिकॉज पैटर्न बहुत रिपीट होता है मैथमेटिक्स में। तो जब पैटर्न रिपीट होता है, आपको होता है कि वो क्वेश्चंस आपके पास रेडी पड़े हो, जब भी आपको देखना हो आप देख सको। तो मैंने अलग से चैप्टर वाइज नोटबुक लगा ली थी और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे इस 4 महीने में। और ऑल्सो जो मैंने एक और चीज़ की थी वो थी कि मैंने हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, ताकि मेंस में जब मुझे मान लो एंड की प्रिपरेशन चल रही है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन चल रही है, जब मुझे सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, तो मैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बैठ के ये नोट्स ना बनाऊं, मेरे ऑलरेडी ये नोट्स प्रिपेयर्ड हो। तो बेसिकली इन 4 महीनों में एक रिविजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोट्स, ये मैंने प्रिपेयर कर लिए थे ऑलमोस्ट हर चैप्टर के। सो फरवरी के बाद मार्च से मैंने कम्प्लीटली प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और जब सेकेंड बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो आई रियलाइज कि अब मुझे प्रॉपरली अपनी मैथ्स और जीएस की प्रिपरेशन को सिंक करना है। किसी एक के चक्कर में कोई भी दूसरी चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने डेडिकेट किया था 1 हफ्ता हर चीज़ को। जैसे पहले 1 हफ्ता मैंने मैथ्स के पार्ट 1 किया, पेपर 1 का पार्ट 1, और फिर 1 हफ्ता मैंने जीएस 1 किया, फिर 1 हफ्ता मैंने मैथ्स का पेपर 1 पार्ट 2 किया, फिर जीएस 2 किया, फिर उसके बाद पेपर 2 का पार्ट 1 किया, जीएस 3 किया, और ऐसे ही पेपर 2 का पार्ट 2 किया और जीएस 4 किया। तो बाय द एंड ऑफ 2 मंथ्स मेरा मैथ्स का एक प्रॉपर रिविजन हो चुका था, मेरा जीएस का एक प्रॉपर रिविजन हो चुका था। मैंने मैथ्स के अराउंड 8 टेस्ट दे दिए थे तब तक, और जीएस के भी अराउंड 8 टेस्ट दे दिए थे। तो बेसिकली एक सेटिस्फेक्शन लेवल पहुंच गया था कि चलो एक रिविजन 2 महीने में कंप्लीट हुआ। सो उसके बाद अराउंड मेरे पास 1.5 महीना बचा था। तो जीएस का प्रिपरेशन तो अलग था इस 1.5 महीने में। मैथ्स में मैंने क्या किया था कि क्योंकि मैंने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, नोट्स वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली थी, तो अब मैंने चैप्टर वाइज सिर्फ थ्योरी करनी शुरू की।
तो मैं चैप्टर उठाती, उसकी 1 दिन में 2 दिन में डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर उसकी थ्योरी कंप्लीट करती, और फिर मान लो उस वक्त मैं एक एक चैप्टर नहीं करती थी, उस वक्त मैंने 4-4, 5-5 या फुल पेपर 1 का कंप्लीट सेट उठाना शुरू किया और उसकी थ्योरी रिवाइज करनी स्टार्ट की। उसके बाद मैं 2 या 3 पेपर टेस्ट सीरीज के पुराने वाले या इस साल के टेस्ट सीरीज उठा लेती थी पेपर 1 की, तो वो मैं 2-3 पेपर या 4-5 पेपर 2-3 दिन लगातार देती रहती थी। तो उससे मेरे पास अच्छा क्वेश्चन बैंक भी आ जाता था, मुझे कॉन्फिडेंस भी आ जाता था कि हाँ मैंने अच्छी थ्योरी पढ़ ली है, अब मैं इसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और उसी के चलते मेरी काफ़ी ज़्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस भी हो गई थी और मुझे स्कोर भी पता चल रहा था कि मेरी इस लेवल तक एक्यूरेसी आ रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे बार बार, इस टाइप के लिए मुझे ऐसी ज़रूरत है, या फिर पेपर में बैठ के कौन सा क्वेश्चन चूज करना है, इस चीज़ में भी टाइम ना जाए, कैसे टाइम मैनेज करना है, किन क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से पहले अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट 1 में से ज़्यादा करने हैं, पार्ट 2 में से ज़्यादा करने हैं, ये सब कैसे करना है, ये सब मैंने टेस्ट सीरीज के थ्रू सीख लिया। सो बेसिकली जो बाकी का 1.5 महीना था वो मेरा टेस्ट सीरीज देने में ही चला गया था, तो मैंने मैथ्स की खूब टेस्ट सीरीज उस टाइम पे दी थी। और अगर इस बार भी नहीं होता ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन, तो आई थिंक मेरा स्ट्रैटेजी वही रहता अगेन कि प्रैक्टिस बढ़ाने की ज़रूरत थी। बट मैथ्स का पेपर देने के बाद आई वुड सजेस्ट कि एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको अपना स्कोर पता होता है। तो मुझे पता था कि मेरी इस लेवल तक की एक्यूरेसी बन रही है और इसके अराउंड स्कोर आ जाएगा, और मैं लिस्ट में तो मतलब इंटरव्यू सिलेक्शन तो हो जाएगा, उसके बाद का तो खैर किसी को भी नहीं पता होता। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस भी मैथ्स आपको देता है, तो ये एक अच्छी बात है। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। यही मेरा मेन 3 साल का प्रिपरेशन रहा है मैथमेटिक्स में। आई होप इट हेल्प्स यू। आई होप जो लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स के लिए मेरा क्या जर्नी रहा, वो इससे देख सकें। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।